जिस दिन आप नाइंसाफियों को याद रखेंगे कि हाँ जिस्म पर यहाँ पर जख्म आया था, इस जख्म को याद रखना पड़ेगा। मैं जख्मों को खोलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूँ कि नाइंसाफी किसने की। कर रहा हूँ कि अब दरी बिछाने का वक्त नहीं है, अब आपको ताज पर बैठने का वक्त है, अपने सर पर ताज रखने का। अब हम दरी नहीं बिछाएंगे, अब हम चादर नहीं फैलाएंगे, हम अपना हिस्सा उत्तर प्रदेश की सियासत में लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह। और बुजुर्गों, समाजवादी की सरकार थी, मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ, इतनी बड़ी तादाद में पार्टीशन के बाद अगर लोग बेघर हुए तो करीब 40,000 और 50,000 के करीब गरीब मुसलमानों ने अपने गांव को, अपने घर को, अपनी जमीन को, अपनी लहलाती खेतों को, अपनी मस्जिदों की वीरानी को कबूल करना पड़ा। आज मैं आपसे वादा करने आया हूं कि आपको जमहूरी तरीके से, ताकि अब जब आप और हमने अपनी आंखों से उस मुजफ्फरनगर के फसाद को देखा, अगर हम ये नहीं चाहते कि इंशाअल्लाह दोबारा इस तरह के फसादात हो, तो अगर इसको रोकना चाहते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ना सिर्फ मुजफ्फरनगर की जनता से बल्कि उत्तर प्रदेश के मेरे गयूर मुसलमानों से कि आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा, आपको अपनी क़यादत को बनाना पड़ेगा। मुजफ्फरनगर के मेरे गयूर भाइयों और बहनों, मैं मुजफ्फरनगर के मेरे साथियों, कब तक आप समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए, बीएसपी के लिए, आरएलडी के लिए आप कब तक दरी बिछाते रहेंगे? आप दरी बिछाते रहे और उनको उनके सरों पर आप अपना ताज रखते रहे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अब दरी बिछाने का वक्त नहीं है, अब आपको ताज पर बैठने का वक्त है, अपने सर पर ताज रखने का वक्त है। ये तब्दीली आपको पैदा करना है। आप कब तक इन तमाम पार्टियों के लिए, इनके नेताओं के लिए दरी बिछाते थे कि ये नेता आ रहा है, समाजवादी का नेता, कांग्रेस का नेता, आरएलडी का नेता, बीएसपी का नेता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब दरी बिछाने का वक्त नहीं है, अब आपको मंच पर खड़े रहकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर अपने मसाइल का हल तलाश करना पड़ेगा। आप इतनी बड़ी ताकत में यहाँ पर है, 19% उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं, मगर आप मोहताज हैं। किसके मोहताज है? इन तमाम सियासी पार्टियों के। हर इलेक्शन में आपसे आकर कहा जाता है कि देखो ये विधानसभा के चुनाव आपके लिए जिंदगी और मौत का चुनाव है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, बताओ आखिर कब तक आप वोट डालते रहेंगे इन तमाम पार्टी के नेताओं को? आज वक्त आया है कि आप एक करवट लें, एक बार फैसला ले लें कि अब की बार हम अपनी पार्टी मंजलिस को वोट देंगे और अपनी सियासी आवाज को, अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश को अपनी मकबूलियत के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूं। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि भारत का किसी भी हिस्सा हो जो मेरा और आपका मुल्क है, वतन अजीज में गरीब मुसलमानों की एक सियासी आवाज होनी चाहिए। भारत में हर समाज की एक सियासी आवाज है। अगर किसी की सियासी आवाज नहीं है तो उस कम्युनिटी का, उस समाज का नाम मुसलमान है। आपको डराया जाता है, आपको डराया जाता है कि मुसलमान अगर नेता बनेगा तो फिरका परस्ती में इजाफा होगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, यही मुजफ्फरनगर में क्या तुमने कभी फिरका परस्त ताकतों का या आरएसएस का, तुमने बीजेपी का कभी आपने साथ दिया? हरगिज नहीं दिया। आपने कभी बीजेपी का, आरएसएस का साथ नहीं दिया। आपने उन तमाम पार्टी को वोट दिया जो आपके बीच में आकर कहते थे कि हमको नेता बनाओ, हमको विधायक बनाओ, हमको वोट दो ताकि हम बीजेपी और आरएसएस को रोक सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या मिला उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को? क्या मिला उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को? मीरठ का फसाद हुआ, तुमसे कहा गया मीरठ भूल जाओ, तो हाशिमपुरा हुआ। हाशिमपुरा कहा गया कि हाशिमपुरा भूल जाओ,
तो मलियाना हुआ, फिर कहा गया मलियाना भूल जाओ तो मुजफ्फरनगर हो गया। अब आकर कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर की बात मत करो। मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो ऐसे लोग मुझे फोन करे और कहे कि ओवैसी साहब आप मुजफ्फरनगर को जा रहे हैं, अपनी तकरीर में मुजफ्फरनगर के फसाद का जिक्र मत करिए। मैंने कहा क्या जिक्र करूं? तो कहा कि आप जो है ना भड़काऊ भाषण मत दीजिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही इन लोगों की सोच है जो गरीब मुसलमानों का सौदा करते हैं दिल्ली में बैठकर या लखनऊ में बैठकर। अरे नाइंसाफी का जिक्र करना चाहिए। मैं मुजफ्फरनगर का जिक्र, मैं मलियाना का जिक्र, हाशिमपुरा का जिक्र, मीरठ का फसादात का जिक्र वोट हासिल करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं कि नाइंसाफियों को नहीं भूलना चाहिए। जब आप नाइंसाफियों को भूल जाएंगे तो दोबारा नाइंसाफी होगी। जिस दिन आप नाइंसाफियों को याद रखेंगे क्या जिस्म पर यहाँ पर जख्म आया था, इस जख्म को याद रखना पड़ेगा। मैं जख्मों को खोलने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं कि नाइंसाफी किसने की और आपको क्या हासिल हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि यही मुजफ्फरनगर में जब CAA NRC का प्रोटेस्ट हुआ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपको सलाम करता हूं कि जिस बेबाकी और बहादुरी के साथ आपने CAA और NRC के कानून के खिलाफ एहतजाज किया। जब भारत की पार्लियामेंट में CAA और NRC का कानून पार्लियामेंट में आया, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कांग्रेस पार्टी भी है, समाजवादी भी है, BSP भी है, ममता बनर्जी की पार्टी भी है, सब पार्टियां हैं जो अपने आप को नाम निहाद सेकुलर कहती हैं। बीजेपी ने कानून लाया। कौन था पार्लियामेंट में खड़े होकर जिसने पूरे देश के सामने बता दिया कि कानून भारत के संविधान के खिलाफ है? किसने उस कानून को फाड़ कर पैगाम दिया भारत की जनता को कि हम नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझसे कई दूसरी सियासी पार्टियों के कायदीन ने कहा कि ओवैसी तुमको क्या जरूरत थी कानून को फाड़ने की? तो मैंने कहा मेरी तकरीर को तुमने पार्लियामेंट में नहीं सुना। मैंने वो काम किया जो गांधी ने किया था। गांधी ने उस वक्त के सफेद फार्म हुकूमत के गलत कानून को फाड़ दिया था। मैं भी इस कानून को फाड़ता हूं क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ, ये भारत के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम पार्लियामेंट में सिर्फ मजलिस के 2 MP हैं, मगर अल्लाह के फजलो करम से आपकी दुआओं की वजह से हम पार्लियामेंट के दरो दीवार को हिला कर रख देते हैं।